साथियों नमस्कार। आरजी's पॉलिटिकल साइंस के इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम दो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जिन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है सामान्यतया एक ही मान लिया जाता है, और वो उत्तर दोनों का कॉमन जो माना जाता है वो है महाभियोग। यानी जब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है या जो हटाने की प्रक्रिया है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब अपने पद से हटाया जाता है, तो इन दोनों की प्रक्रिया को एक ही मान लिया जाता है और वो है महाभियोग की प्रक्रिया। जबकि वास्तव में दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वह महाभियोग की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कहलाती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का जो टर्म संविधान में जिस नाम लिया गया है वो है रिमूवल ऑफ द जजेस। तो देखिए दोनों में बहुत अंतर है, उस दोनों में अंतर को हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अंतर यानी संविधान का अनुच्छेद। संविधान का जो आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61, इन दोनों में महाभियोग शब्द का उपयोग किया गया है। और ये महाभियोग शब्द का उपयोग जो है वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया के रूप में उपयोग में लिया गया शब्द है, महाभियोग शब्द। दूसरी तरफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया के शब्दावली के उस पर जाते हैं कि क्या है शब्दावली। तो शब्दावली है न्यायाधीश को हटाना या रिमूवल ऑफ द जजेस। यानी देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग हो रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए रिमूवल ऑफ द जजेस का उपयोग हो रहा है। एक तरफ 56 और 61 आर्टिकल महाभियोग के लिए है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है और 217(1) जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए है। दो अंतर ये आगे। तीसरा अंतर कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगता है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करता है। यानी संविधान में जो उसकी लिमिट्स है उस लिमिट को अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होती है। दूसरी तरफ जजेस के लिए जो दो कारण है वो एक तो ये है साबित कदाचार, यानी उसका ऐसा आचरण जो न्यायाधीश के पद की गरिमा के बिल्कुल विपरीत हो, या दूसरा यदि वो शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है। तो इन दो आधारों पर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने पद से हटाया जाता है और उनके हटाने की प्रक्रिया को जो है रिमूवल ऑफ द जजेस कहते हैं। तो दोनों के संविधान के अनुच्छेद में अंतर है, दोनों को हटाने का जो आधार है उन आधार में अंतर है, और दोनों के लिए जो शब्दावलियां उपयोग में ली गई है उन शब्दावलियों में अंतर है। दूसरा बड़ा अंतर देखते हैं हम। देखिए, राष्ट्रपति को जब अपने पद से हटाया जाता है, हटाने की जब प्रक्रिया आरंभ की जाती है, तो जो संसद के दोनों सदन हैं, किसी भी सदन में जिसमें प्रस्ताव लाया जाता है, उस सदन की सदस्य संख्या का 1/4 जो है एमपीज जो है उस विषय पर सहमत होने आवश्यक है। यानी यदि लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति के विरुद्ध तो 137 लोगों की सहमति के साथ आता है, और यदि राज्यसभा में आता है तो मेंबर 1/4 जो है 245 का 62 हो जाते हैं, तो 62 मेंबर्स की एमपीज की जो है सहमति आवश्यक है। जबकि न्यायाधीश के विरुद्ध जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा बड़ा अंतर है, यानी प्रस्ताव जब संसद में लाया जाता है तो उसकी सदस्य संख्या को लेकर राष्ट्रपति के को हटाने की प्रक्रिया और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा बड़ा अंतर देखिए हम कि यहाँ पर एक जांच समिति होती है। यानी अगर किसी न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, उस हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में आता है, तो लोकसभा का स्पीकर एक जांच समिति का गठन करता है, और जांच समिति इस बात का निर्णय करती है कि न्यायाधीश के ऊपर साबित कदाचार सिद्ध हो रहा है या वो शारीरिक रूप से असक्षम हो रहा है। यदि ये दोनों आधार को पॉजिटिव पाती है जांच समिति, तो जांच समिति ये डिसीजन लोकसभा के पटल पर रखती है। फिर लोकसभा में मतदान होता है और मतदान होने के बाद में वो डिसीजन राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय करता है। तो देखिए,
न्यायाधीशों के लिए किसी भी सदन में जब प्रस्ताव आता है तो जांच समिति तय करती है कि न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थ है या नहीं है, ये जांच समिति। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई जांच समिति सदन में नहीं आती है। तो ये जो जांच समिति का जो अंतर है, यानी देखिए कि अगर हम शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी सदन में प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव आने के बाद में सदन का सभापति या स्पीकर एक जांच समिति का गठन करता है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जस्टिस, प्लस किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और प्लस एक लॉ का एक्सपर्ट जो है उसमें होता है। 3 सदस्यीय समिति होती है जो जांच समिति होती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि न्यायाधीश जो है अपने पद के अनुरूप आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कहीं शारीरिक रूप से सक्षम या असक्षम तो नहीं है। तो जो जांच समिति है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में ऐसी जांच समिति का संसद के किसी भी सदन में प्रावधान नहीं है। तो ये तीसरा बड़ा अंतर है। इसके बाद हम देखिए चौथा अंतर देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए संसद के प्रत्येक सदन के कुल संख्या के 2/3 और न्यायाधीशों के लिए उपस्थित के 2/3 और सदन का बहुमत, ये बहुत बड़ा अंतर है। सामान्यतः दोनों को एक ही प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। देखिए, जब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है तो दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। यदि लोकसभा में वो प्रस्ताव चल रहा है तो लोकसभा में वो प्रस्ताव जो है सदन की जो सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और ठीक उसी समय यदि किसी जज के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, कोई प्रस्ताव अगर किसी लोकसभा में है, तो लोकसभा के सदन के सदस्यों का बहुमत और प्लस उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी देखिए, अगर इन दोनों के इस डिफरेंस को अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ज़्यादा टिपिकल है, क्योंकि वहाँ पूरे सदन का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, जबकि दूसरी तरफ न्यायाधीश के लिए सदन का बहुमत और जो उस समय वहाँ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो एमपीज़ हैं उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो सदन में बहुमत, सदन में जो पास होने में जो बहुमत की जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता में दोनों में अंतर है कि न्यायाधीश के लिए अलग अलग जो है सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति के लिए अलग सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है। अंतिम और महत्वपूर्ण अंतर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रस्ताव पास होने के बाद स्वतः पद से मुक्त माना जाएगा और न्यायाधीश को प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति उनके लिए जो है आदेश जारी करेगा। यह बहुत बड़ा अंतर है कि प्रस्ताव चल रहा है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, पास होते ही राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाएगा। इधर से पास हुआ और राष्ट्रपति अपने पद से पृथक माना जाएगा। दूसरी तरफ जब न्यायाधीशों के खिलाफ कोई मामला चल रहा हो, लोकसभा में चल रहा हो, पास हो गया, वो राज्यसभा में जा रहा है, राज्यसभा में आने के बाद राज्यसभा ने भी उस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो उस प्रस्ताव के निष्कर्ष को राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर के माध्यम से न्यायाधीश को पद से पृथक या हटाए जाने का आदेश जारी करेगा। तो देखिए, एक तरफ तो सदन में प्रस्ताव पास होते ही राष्ट्रपति को स्वतः पद मुक्त माना जाता है, तो दूसरी तरफ जो है न्यायाधीश के लिए सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद में उसको जो है राष्ट्रपति के माध्यम से आदेश दिया जाता है। तो देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया और रिमूवल ऑफ द जजेस यानी न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया दोनों बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की संविधान में आर्टिकल में डिफरेंसेस है, दोनों की शब्दावली में अंतर है, दोनों के अनुच्छेद में अंतर है, सदन में बहुमत को लेकर दोनों में अंतर है, जांच समिति को लेकर दोनों में अंतर है। इसके अलावा स्वतः पद से मुक्त माना जाएगा और राष्ट्रपति उस पर डिसीजन लेगा, इसमें अंतर है। इस प्रकार हम जो है भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में इस अंतर को समझ सकते हैं। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतया दोनों ही कैटेगरी के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग किया जाता है
और महाभियोग की प्रक्रिया को एक जैसी मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज इस डिस्कशन के माध्यम से इन दो प्रश्नों के अंतर को हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।